हम लोग तो तैयार करेंगे मीडिया, और जो संभावित अच्छा। ऐसे बनेंगे वो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया लोकतंत्र में भूमिका। ठीक है, चलिए। तो हमेशा की तरह एक इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। कविता थोड़ी लंबी है, आप इसको बीच में से भी लिख सकते हैं। और ये सब एक पत्रकार या एक मीडिया का कार्य दिखाता है। ठीक है, तो सरकार बिगाड़ सकता है, सिस्टम सुधार सकता है, कमल कैमरे का प्रयोग करता है। तो कमल का मतलब यहाँ प्रिंट मीडिया हो गया, और कैमरे का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। सच दिखाता है, सरस्वती की पूजा करता है, बुद्धिजीवी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रस्तावना ये बन सकती है मीडिया पर। दूसरी प्रस्तावना, एक स्टेटमेंट है, मैं लिखता हूं ताकि सोया हिंदुस्तान जाग सके। तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्टार्टिंग आपकी हो सकती है। रिपीट कर दीजिए। स्लाइड दिखाई दे रही होगी आपको। मैं लिखता हूं यस सर। इसलिए ताकि सोया हुआ हिंदुस्तान जाग सके। ये लाइन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम इसका अर्थ दिखा देते हैं कि उपरोक्त पंक्तियां आज के सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यमों में से एक मीडिया की ओर संकेत करता है। क्या होता है मीडिया? तो मीडिया शब्द का वैसे अर्थ होता है माध्यम, लेकिन आज यह एक तंत्र के रूप में विकसित हो चुका है। तंत्र के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि माध्यम भी सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका फिर मीडिया का आप अर्थ दिखा दें। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना पर अर्थ। और इतिहास बहुत आवश्यक नहीं होता दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे निबंधों में, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि संचार और संवाद मानवीय समाज की आवश्यकता और विशेषता रही है। ठीक है, और प्रत्येक समाज में सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी न किसी माध्यम से प्रयोग किया गया है। तो वो तो संचार हो जाएगा। मीडिया क्या है उसमें? तो हम कहेंगे कि प्राचीन काल में भारत में हम नारद मुनि को पहला मीडिया का स्वरूप मान सकते हैं, कि उन्होंने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया है। ठीक है, फिर हम अशोक को देख सकते हैं कि अशोक ने अपने कार्यों का संदेश जनता तक अपने अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य ने अपने द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने का काम अवश्य किया है। हाँ, ये फर्क है कि उस समय मीडिया या इस तरह की व्यवस्था सीमित होती थी और नियंत्रित होती थी राज्य या उस राजा के द्वारा। ठीक है, आधुनिक मीडिया का जन्म भारत में अंग्रेजों के साथ हुआ
जब वो पहली बार भारत में एक प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, और उन्होंने पहली किताब जो पब्लिश की वो बाइबल थी। खैर, तब से लेकर आज़ादी तक मीडिया ने अपनी भूमिका को विस्तृत किया, और विशेषकर 1991 के बाद जब मीडिया के क्षेत्र में उदारवाद आया, निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ, तब मीडिया का विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि अब हर व्यक्ति यदि चाहे, आवश्यक समझे, रुचि हो, संसाधन हो, तो वह मीडिया कर्मी या पत्रकार बन सकता है। तो एक व्यवसाय के रूप में इसे प्रयोग किया गया। जबकि आज़ादी के दौर में ये व्यवसाय कम था, अपनी बात पहुंचाने का माध्यम अधिक दिखाई देता है। तो 91 के बाद मीडिया का आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुआ है। इतना प्रभावशाली हुआ है कि अब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने भी मीडिया का संचालन, या अपने न्यूज़पेपर का संचालन, या अपने न्यूज़ चैनल का, या पूरे ही एक चैनल सिस्टम का, जैसे जी समूह है, जी ग्रुप है, देखा होगा आपने, स्टार ग्रुप है, तो ये कॉरपोरेट हाउस अपने ग्रुप चला रहे हैं कई चैनलों के माध्यम से। ठीक है, तो ब्रीफ में इतिहास चाहे तो दे दें। मीडिया का हिस्सा कौन कौन है? हर वो चीज़ जो सूचना को जनता तक पहुंचाए, है ना। तो कम्युनिकेशन में और मीडिया में यही भूमिका है कि कई सारे कम्युनिकेशन में से जनता के लिए आवश्यक समझे जाने वाली सूचनाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यही फर्क है मास कम्युनिकेशन में, और यही फर्क है मीडिया में भी, कि कम्युनिकेशन के माध्यम से सूचनाओं को, जनता से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना। ठीक है, यानी जिस सूचना का की आवश्यकता या जरूरत जनता को है, अगर वो उसके पास पहुंचती है, तो उस माध्यम को ही हम मीडिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा अब अर्थ के बाद मीडिया के बारे में गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, आप शुरुआत वहां से भी कर सकते थे। तो जैसे जैसे मीडिया का विकास हुआ है, लोकतंत्र में उसकी भूमिका चौथे स्तंभ के रूप में देखी गई, फोर्थ पिलर के रूप में देखी गई है, और अब वो केवल अंग नहीं है बल्कि शर्त है मीडिया किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की, हेल्दी डेमोक्रेसी की। ये एक प्री कंडीशन है कि वहाँ मीडिया ना केवल मीडिया हो बल्कि स्वतंत्र मीडिया हो। स्वतंत्र मीडिया का आशय यह है कि उस पर किसी प्रकार का अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नियंत्रण नहीं कहा मैंने, अनावश्यक नियंत्रण की बात हुई है ना। वो क्या होता है, आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर। गांधी जी ने भी कहा था कि आज लोग पवित्र ग्रंथों से अधिक प्रेस पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग लॉजिकल हैं, जागरूक हैं, इवन आज वो मीडिया के माध्यम से ही पवित्र ग्रंथों के बारे में जान भी पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, मीडिया का तत्व क्या है, तो उसमें एक चीज दिखाइएगा कि मीडिया के पास सबसे बड़ी चीज है प्रश्न का विशेषाधिकार। कुछ लोगों की शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, लेकिन मीडिया आपसे किसी भी बारे में प्रश्न पूछ सकती है। किसी भी का मतलब जो एक दायरे में आता हो। इवन आपसे आपके बारे में प्रश्न पूछ सकती है, और ये उनका विशेषाधिकार है ना। तो मीडिया का जो आधार है वो है प्रश्न पूछने का अधिकार। और जाहिर सी बात है, ये अधिकार आपको अपने परिवार के अलावा कोई और नहीं देता। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे प्रश्न पूछने का अधिकार केवल दो लोगों को है, एक या तीन लोगों को कह लीजिए। एक आपका परिवार,
जिसके प्रति आपकी लाइबिलिटी है। दूसरा सिस्टम, सरकार, राज्य, है ना। और तीसरा है मीडिया। तो हमारे जीवन में सूचनाओं को जानने का मीडिया का अधिकार है, और वो अधिकार प्रश्न के विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त भी करता है। ठीक है। तो एक पैराग्राफ अर्थ के साथ साथ मीडिया की जरूरत जो गांधी के स्टेटमेंट से हमें दिखती है, वो हमने दिखाई भी है ना। ठीक है। मीडिया के काम देख लेते हैं, और यही आपका मेन निबंध तैयार होने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा, मीडिया का सबसे पहला काम क्या है? कम्युनिकेशन, ट्रांसफर। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या स्रोत से श्रोता तक पहुंचाना। स्रोत माने सोर्स, श्रोता माने ऑडियंस। ठीक। कौन सा संचार, कौन सी सूचना? जो जनता के व्यापक हित से जुड़ी हुई हो। यद्यपि ये चीज आज थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन आज भी मूल तत्व यही है कि सभी प्रकार की सूचनाएं नहीं, बल्कि वो सूचना जो जनता का हित करती हो, जनता के व्यापक हितों से जुड़ी हुई हो, वही सूचना इसमें प्रयोग की जाती है ना। तो जब संचार प्रेषण किया जाएगा, तो मीडिया का पहला काम क्या हो जाएगा? एक माध्यम बन जाएगा जो जनता को घटित, अघटित का मतलब है जिनकी संभावना है, वो भी दिखाया जा सकता है। तो यही चीज मीडिया को थोड़ा सा और वाइड कर देता है। जो घटित है वहां तो मीडिया की भूमिका कम हो जाएगी, लेकिन जो अघटित है, लेकिन जिसके घटित होने की संभावना है ना, चाहे वो घटे ना, लेकिन वो संभावना पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे चुनाव शुरू होने से पहले ही, लोकसभा के, विधानसभा के, मीडिया 1 साल 1.5 साल पहले ही सरकार के हर काम को उससे जुड़कर देखने लगती है ना। कुंभ शुरू होता है, कुंभ शुरू होने से पहले ही मीडिया 6 महीने पहले, साल भर पहले उसको हाईलाइट करना शुरू कर देती है ना। धूमकेतु पृथ्वी से टकराने वाला होता है, ऐसे अनुमान है। बारिश होने वाली होती है, उसकी सूचना आपको मिल जाती है। भले बारिश नहीं होती, लेकिन सूचना आपको दी जाती है। तो सभी संभावित और घटी हुई चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, है ना। विशेषकर उन सूचनाओं को जो सरकार और प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि सरकार और प्रशासन का कार्य ही क्या है? जनता के लिए सुविधाएं देना है। तो निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन के प्रत्येक कार्य को जनता तक उपलब्ध कराना होता है ना। क्योंकि ये जानबूझकर किए गए कार्य होते हैं सरकार और प्रशासन के। पानी बरसेगा, बारिश होगी, ये जानबूझकर किए गए कार्य नहीं है, तो प्रकृति का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया का जो दायरा है, वो मानव द्वारा स्थापित किए गए संगठनों और घटनाओं से लेकर प्रकृति संचालित या ईश्वर और धर्म संचालित घटनाओं तक दिखाई देता है ना। और यहाँ तक कि मीडिया अब हमारे बेडरूम में भी घुस चुका है। तो ये उसके दायरे की बात है। ठीक है। तो जानकारी देने के बाद उद्देश्य क्या होता है? दूसरा काम लिखेंगे कि मीडिया लोक चेतना को जागृत करता है, किसी विषय पर जनता की राय बनाता है। लोक चेतना का मतलब जनता, और जागृत करना शब्द जरूरी है समझना यहाँ पर। केवल इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना, ये उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य ये भी है कि उस सूचना पर जनता की एक राय बने, जनता उसके बारे में, अधिकतम बिंदुओं के बारे में जाने। ठीक है ना। कई बार अब आप जैसे देखते होंगे कि ब्राजील में या दूर देशों में, राज्यों में कोई हत्या हो जाती है, तो वो पेपर की न्यूज या टीवी की न्यूज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि आप मान लेते हैं कि ये तो बड़ी सामान्य सी प्रकृति है, चीज है। लेकिन मीडिया फिर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें ऐसा तत्व होगा जो आपको जानने की जरूरत है। भाई जैसे सुशांत सिंह का मुद्दा है,
पिछले लॉकडाउन में कितनी मौतें हुई होंगी, आत्महत्याएं हुई है ना। लेकिन सुशांत सिंह की आत्महत्या क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके माध्यम से मीडिया, जो हॉलीवुड है हमारा, जो बॉलीवुड है, उसमें चल रही जो इरेगुलरिटीज हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो इस तरह से सामान्य घटनाओं में भी एक विशेष पक्ष छुपा होता है, उसी के बारे में जनता को अवेयर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में लोक चेतना को जागृत करना है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, पोलियो ड्रॉप के बारे में सूचना देना है। तो पोलियो ड्रॉप क्या है, हमारे जीवन के लिए बच्चों की अनिवार्य सी चीज है। तो मीडिया अपनी तरफ से उसे सरोकार मानती है कि अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। ये जागृति है। उसके बाद भ्रष्टाचार को उजागर करना। तो ये शब्द अपने आप में ही थोड़ा आकर्षण पैदा करता है, या जागरूक या क्यूरियोसिटी पैदा करता है। तो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, ठीक है ना, उसको जनता के सामने लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार को जागरूक करता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को जनता के सामने रखता है। अच्छा उदाहरण क्या था, सीएजी की रिपोर्ट संसद में आने से पहले ही क्या हो गई, डिस्क्लोज हो गई। जबकि क्या होना चाहिए था, तरीके से संसद में आती, सरकार नोटिस में लाती, लेकिन मीडिया ने उससे पहले क्या कर दिया, उसे लीक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मीडिया का मानना है कि वो न्यूज अगर संसद में आती तो लोग उतना ध्यान नहीं देते उस पर। उस रिपोर्ट को मीडिया ने अपनी तरफ से एनालाइज करके, विश्लेषण करके उसे भ्रष्टाचार बताकर जनता के सामने रखा। ठीक है, अगला काम क्या है, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण। जैसा ये शब्द बहुत जरूरी है, तार्किक नियंत्रण, है ना। केवल कंट्रोल नहीं है, बल्कि लॉजिकल कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उसको अपने फेवर में लेना है। तार्किक का मतलब ये है कि जो विधायिका या कार्यपालिका है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती विधायिका, है ना। तो उस लोकतंत्र में विधायिका जो सबसे बड़ी सत्ता है, क्या उस पर नियंत्रण होना चाहिए? अगर उस पर किसी का भी नियंत्रण हो जाएगा तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। यानी मीडिया अगर सत्ता को कंट्रोल करे तो फिर बड़ी चीज़ कौन है? मीडिया खुद है। तो फिर मीडिया को कौन कंट्रोल करेगा? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मीडिया किसी को डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं करती, बल्कि उसके कार्यों का मूल्यांकन करके जनता को बता देती है। इससे सत्ता पर प्रतिबंध, इससे सत्ता क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है ना। किसी पत्रकार के पास किसी भी ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं है। किसी पत्रकार के पास किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है। फिर कैसे वो कंट्रोल कर लेती है? तो सत्ता के द्वारा किए गए कार्यों, लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन करके, विश्लेषण करके जनता को बता देती है। जैसे वर्तमान में शिक्षा नीति आ रही है, तो आपको प्रावधान तो समझ में आ गए होंगे, आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन वो प्रावधान कितने अच्छे हैं, खराब हैं, उनमें क्या गुंजाइश है, ये सब अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से आप पढ़ेंगे और आपकी शिक्षा नीति पर क्या बन जाएगी, एक राय बनेगी। ठीक है, तो इस माध्यम से वो नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, और ये सब काम किस हित में, मैंने पहले कहा, कोई भी सूचना जो जनहित में कार्य कर रही है वही मीडिया का आधार होती है, सैद्धांतिक तौर पर। तो अंततः उद्देश्य क्या है, जनता के कार्यों को, जनता के हितों को बढ़ाना। ठीक, इसके अलावा अगर हम मास मीडिया की बात करें, जिसमें हम सोशल मीडिया को ले लें, इंटरनेट को भी ले लें, है ना, तो आज मीडिया हमारी पश्चिम संस्कृति के आगमन का भी और प्रसार का एक माध्यम बना हुआ है।
विश्व में घट रही घटनाओं, वहाँ की सेलिब्रिटीज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मीडिया से ही मिलती है ना? मीडिया का मतलब है मैगजीन भी शामिल है। तो मीडिया में अगर आप किस किस को शामिल करना चाहते हैं तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने दोनों कहा। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों इंक्लूडेड हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल भी चलेंगे और आपका मोबाइल के माध्यम से पढ़ने वाला ई पेपर भी चलेगा। न्यूज हंट जैसी जो, या यूसी ब्राउज़र जैसी जो सॉफ्टवेयर हैं, ऐप हैं, उनके द्वारा दी गई सूचना भी किसका हिस्सा माना जाएगी? मीडिया का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो पेपर से लेकर मोबाइल ऐप तक अब पूरा मीडिया का पार्ट बनता है वो। अगला काम क्या है? राज्य और जनता के बीच सेतु का काम करना। सेतु कैसा होता है? टू वे होता है ना, इधर से उधर और उधर से इधर। यानी जनता क्या चाहती है, राज्य तक पहुंचाना, और राज्य ने उस पर क्या कार्य किया है उसकी जानकारी जनता को देना। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति की जरूरत थी, क्योंकि 34-35 साल हो चुके हैं, जनता डिमांड कर रही है। ठीक है, और उसको राज्य ने या विधायिका ने, कार्यपालिका ने तैयार कर दिया, जनता के बीच में आ गई, उस पर प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जनता की इच्छा राज्य तक, और राज्य के द्वारा लिए गए निर्णय जनता तक, ये है एक ब्रिज का काम। ठीक है, और मीडिया क्या कर चुकी है? भारत में मीडिया की भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी मीडिया के कारण सक्सेसफुल हुई। क्योंकि कांग्रेस जो शुरुआत में कितने लोगों का संगठन थी? 72 लोगों का संगठन थी, है ना? उसमें लाखों लोग कैसे जुड़े कांग्रेस के साथ? है ना? मीडिया के माध्यम से। गांधी जब भारत से लौटे तब अकेले थे, और 1942 तक आते आते उनके साथ लाखों लोग खड़े थे। तो उन तक, लोगों तक अपनी बात गांधी ने कैसे पहुंचाई? है ना? मीडिया के माध्यम से पहुंचाई। तो चाहे उनके पेपर का नाम भी देखो जो उन्होंने अफ्रीका में चलाया है, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, है ना? तो इसका मतलब मीडिया का प्रयोग वो किस रूप में कर रहे हैं? ओपिनियन के तौर पर करना चाहते हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं, अपनी राय जनता तक बताना चाहते हैं, और अंततः सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो भारत के संदर्भ में तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद या गुलामी की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई हमने बहुत स्ट्रांगली मीडिया के माध्यम से ही लड़ी है ना? हर बड़े आंदोलनकारी का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपना एक पेपर था, तो जो ये बताता है कि उन्हें भी उन्हें भी पता था कि ये लड़ाई बिना मीडिया के सपोर्ट के नहीं लड़ी जा सकती। और यही कारण था कि कई ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल ने क्या किया, इसको इस पर प्रतिबंध भी लगाए। सबसे बड़ा नाम हम जानते हैं लॉर्ड लिटन का था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, है ना? स्थानीय भाषाओं को के जो पेपर थे, मैगजीन थी, उनको रोकना चाहता था वो। तो मीडिया पर जिस हिसाब से कार्रवाई की गई खिलाफ, वो पता लगता है कि मीडिया कितनी प्रभावशाली काम कर रही थी। ठीक है, चलिए, ये मीडिया के डायरेक्ट काम है जो अभी आपने देखे हैं। कुछ और ऐसे काम है जो डायरेक्ट मीडिया नहीं करती लेकिन हो रहे हैं फिर भी। क्या है कि मीडिया ने जो स्थानीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनको जिंदा रखा है। इसमें आपको डेटा देना पड़ेगा कि आज भारत की इतनी संवैधानिक भाषाएं हैं या अन्य भाषाएं जो भी हैं जो संविधान में नहीं आ पाई हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी भाषाएं भी, इन लोगों ने इन भाषाओं को, इन पेपरों ने और मैगजीन ने इन भाषाओं को जिंदा रखा है। ठीक है, भाषाएं जिंदा कहाँ रहती हैं? साहित्य में और सरकार के कार्यों में। लेकिन तीसरा पक्ष भी है, और वो है मीडिया, जो स्थानीय भाषाओं को मरने से रोकता है। क्योंकि आप देखेंगे, आज भी पेपर में आपने पढ़ा होगा, पर्वत जन नामक एक पत्रिका है। तो कहने का आशय यह है कि मीडिया के जो स्थानीय स्वरूप हैं, स्थानीय जो माध्यम हैं, न्यूज़पेपर हो
विशेषकर और पत्रिकाएं, मैगजीन क्या करती हैं, वर्नाकुलर्स को बचा के रखती। ठीक है, आप देखते होंगे कि आकाशवाणी में भी क्या चलता है, देहरादून आकाशवाणी है या पौड़ी वाला आकाशवाणी है, तो वहाँ भी कई कार्यक्रम स्थानीय बोली और भाषाओं में होते हैं। तो यहाँ कई सारी चीज़ें हैं। वर्नाकुलर्स का मतलब भारतीय भाषाएं नहीं, बल्कि मीडिया ने स्थानीय कला और संस्कृति तथा बोली को भी जिंदा रखा है। स्थानीय कला, संस्कृति और बोली को भी आवाज दी है, जिंदा रखा है। तो इसमें आकाशवाणी और टेलीविजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे और एग्जाम्पल देंगे कि हर बड़े न्यूज चैनल ग्रुप ने अपना एक लोकल लैंग्वेज का चैनल बनाया हुआ है ना। जी न्यूज मराठी, जी मराठी, जी तेलुगु, जी बंगला, होता देखे होंगे आपने, है ना। जी पहाड़, पहाड़ का मतलब हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों की जानकारी। तो ये चीज़ दिखा रही है कि मीडिया ने किस तरीके से जो लोकेलिटी है, स्थानीयता है, उसको न केवल जिंदा रखा बल्कि दुनिया तक पहुंचाया। आवाज सुन रहे होंगे, है ना। और जो लोग अपने क्षेत्र से बाहर माइग्रेट कर गए हैं, उनको अपनी ज़मीन से जोड़ा भी रखा है उसने। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं और आपके यहाँ केबल लगा है, तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, एक केबल चैनल ऑनलाइन कौन सा सुनेंगे, उत्तराखंड का सुनेंगे, है ना। गढ़वाली, कुमाऊनी, कोई सा भी हो सकता है। तो इस तरह से मीडिया और वर्नाकुलर्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश और हिंदी का समापन हुआ है, बल्कि उनके समानांतर ये सब विकसित हो रहे हैं, बने हुए। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा है वो है लोकतंत्र का, कि मीडिया और लोकतंत्र और संसद कैसे दूसरे के पूरक हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है, और आप नहीं पूछा जाएगा तो भी आप इसके साथ अपने आप को जोड़ के रखेंगे। तो चूंकि लोकतंत्र में किसकी भूमिका ज़्यादा है, लोक की भूमिका ज़्यादा है। तो लोक की भूमिका कैसे तय होगी, उसकी वॉइस से तय होगी, आवाज़ से तय होगी। ठीक है, तो इस आवाज़ को उठाएगा कौन, इस तरह से उठाना कि पूरा देश सुने, या जिनको सुनाई जानी है, सरकारों को, संसद को, वो सुने, है ना। और मीडिया क्या है, माध्यम। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे हर स्तर पर। किस स्तर पर, जनता के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्तर पर। सबको क्या चाहिए, आवाज चाहिए, माध्यम चाहिए, एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। राज्य को भी चाहिए ना। चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहती हैं, यानी उन्हें भी जरूरत है। चुनाव के बाद अब जनता को क्या चाहिए, राज्य से, उसके लिए आवाज की जरूरत है। इसलिए हमने ऊपर लिखा था कि क्या है, एक ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है। ठीक है, विशेषकर कब, जब हम आज कहाँ रह रहे हों, जन अपेक्षाओं के गुण। भारत का राज्य कैसा राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य में जनता क्या चाहती है, ये बात वहां तक पहुंचानी होगी हमें। ठीक है, तो जन अपेक्षाओं का योग का मतलब यहाँ पर क्या है, कल्याणकारी राज्य है। जहां राज्य को अगर कल्याणकारी बनना है तो जनता की इच्छाओं को जानना होगा। ठीक है, और क्या है, संसद से देखें, बहुत जरूरी समझाएं कि संसद की कार्यवाही पहले कोई भी नहीं जान पाता था, है ना। लेकिन जब मीडिया की भूमिका समझी गई
और जनता ने दबाव बनाया तो संसद की कार्यवाही को भी क्या किया गया, लाइव दिखाया गया। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग दिखाई गई, लाइव दिखाया गया। तो लाइव दिखाने का मतलब सीधा ये था कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों को देखे कि वो उनके लिए कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, कहाँ बैठ के काम करते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब वो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और ट्रांसपेरेंसी की शर्त क्या है कि जो चल रहा है उसे हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए। उससे पहले क्या था कि संसद ने निर्णय लिया और बता दिया। आज ये बता रहे हैं कि संसद निर्णय लेते हुए जो संवाद कर रही है, वो संवाद में कौन क्या कह रहा है वो हम लाइव होकर सुन सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मीडिया ने जो लाइवनेस है वो दोनों के लिए है, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी और जनता के लिए। इन पर दबाव क्या है कि हम लाइव देखे जा रहे हैं, इनको सुविधा क्या है कि हम लाइव देख रहे हैं। ठीक है, तो मीडिया अब पोस्टमार्टम वर्क नहीं कर रहा है। मीडिया लाइव जब दिखाता है तो ये दबाव और ज़्यादा काम करता है और जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, क्योंकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, और देखें, किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है वोट। और वोट कैसे दिए जाते हैं, चुनाव के टाइम पर दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो चुनाव में लड़ता कौन है, पॉलिटिकल पार्टी, ये जनप्रतिनिधि लड़ते हैं। अब वो क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये बात जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, इसी मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो लोकतंत्र की आत्मा होती है वोट, आधार होती है वोट। और उस वोट को अपनी ओर झुकाने के लिए, जिसको हम जनमत कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन, है ना, आज मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है। चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका उदाहरण देंगे, आरोप लगाते हुए कह सकते हैं, आरोप नहीं, सीधा कहिए कि पिछले 2 चुनावों में एनडीए सरकार ने या मोदी जी ने चुनाव जीतने में मीडिया का पूरा पूरा सहयोग लिया है, मीडिया का पूरा पूरा यूज किया है। ठीक है, और रिसेंटली अभी मीडिया भाजपा ने क्या किया था, अपने स्थापना दिवस पर डिजिटल रैली की थी। तो जनता से जुड़े रहने के लिए मीडिया अत्यंत आवश्यक है। क्लियर है, तो चुनाव से लेकर संसद तक इन लोकतंत्र तैयार कहाँ होता है, चुनावों में, और संस्था के रूप में कहाँ दिखाई देता है, संसद में। ठीक है, इसी चुनाव को पारदर्शी ढंग से कराने के लिए क्या है, चुनाव आयोग क्या करता है, नेशनल पार्टीज को कितना महत्व है आप देखिएगा। नेशनल पार्टी को क्या करता है, एयर टाइम देता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दूरदर्शन पर आपको ऐड मिलेंगे। आपकी बात को जनता के माध्यम तक, जनता तक पहुंचाने के लिए आपको फ्री ऑफ एयर टाइम मिलता है। तो ये स्थिति फिर से मीडिया के रेलेवेंस को दिखाती है। इसके अलावा मीडिया चुनाव के दौरान ही क्या करता है, संवाद मीटिंग रखता है। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले जाकर मीडिया विभिन्न विधानसभा और संसद के क्षेत्रों में जाकर सबको, जनता को बुलाती है, अपोजिशन को बुलाती है, सांसद को बुलाती है और वो संवाद करती है। तो मीडिया क्या है, जनता, जनप्रतिनिधि और विपक्ष के बीच संवाद का एक स्ट्रॉन्ग टूल है या एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो ये संवाद संसद में तो होता है लेकिन वहाँ जनता शामिल नहीं होती, लेकिन संवाद जब मीडिया के प्लेटफॉर्म पर होता है तो वहाँ जनता भी, उनके प्रतिनिधि भी, या जनता का मतलब यहाँ पर जो लोग भी संबंधित हैं वो सभी भागीदारी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि प्रशासन का भी पक्ष सुना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया सभी भागीदारों को एक मंच प्रदान करता है एक साथ,
और किस चीज पर राय बनाने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में मीडिया क्या है, चौथा स्तंभ इसलिए है क्योंकि पहले तीन स्तंभ कौन है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग हैं। ये चौथा कैसे बना, क्योंकि बाकी तीन अंगों की तरह ये भी क्या है, जनता और उसके हितों के लिए जागरूक होता है। इसलिए आप हमेशा देखते होंगे कोई मीडिया चैनल या पत्रकार कभी ये नहीं कहता कि मैं जानना चाहता हूँ, क्या कहता है, जनता जानना चाहती है, आपको जवाब देना होगा, आप जवाब दे हैं। तो वहाँ वो किसी हाउस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, किसी चैनल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बल्कि क्या है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चौथा स्तंभ, जबकि औपचारिक स्तंभ नहीं है। औपचारिक इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, कहीं भी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, केवल 19 में क्या आर्टिकल में इसका रेफरेंस मिलता है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर इसे पूरा करते हैं, ठीक है।